बाइलिंगुअल डालेंगे इसको, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ें और पूरे क्वेश्चंस नए पैटर्न के फ्रेश कंटेंट है पूरा, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो को पूरा देखें आप। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री नोट्स भी आपको मिले जेल फरारी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अशोक कुमार को किस नाम से भी जाना जाता था? सही जवाब आपका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा दादा मुनि। दादा मुनि के नाम से इनको जाना जाता था। हमारा सी ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध अभिनेता है अशोक कुमार, इनको दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनका एक और लोकप्रिय नाम है कुमुदलाल गांगुली के नाम से भी इनको जाना जाता है अशोक कुमार को। और ये कौन थे? तो भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध अभिनेता थे ये। क्लियर है। इसके अलावा एक और चीज यहां से आपको याद रखनी है गाइस, इनको काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं और कई सारे रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि ये जो है इनका जन्म कहां पर हुआ था। अशोक कुमार जो है मध्य प्रदेश के खंडवा से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से इनका संबंध है ना। तो ये आप इतना याद रखिएगा। बाकी अगर इनका जन्म की पूछा जाए, है ना, इनके जन्म की अगर आपसे पूछी जाए तो इनका जन्म हुआ था कहां पर? बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी ब्रिटिश भारत में, वहां पर हुआ था। और एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था अशोक कुमार का। तो ये भारतीय अभिनेता है और इनका संबंध है मध्य प्रदेश के खंडवा से किशोर कुमार अशोक कुमार। तो ये आप याद रखिएगा स्पेशली इनको दादा मुनि और अशोक कुमार, इसके अलावा कुमुदलाल गांगुली, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। देखिए 1988 की बात करें, 1988 की, तो भारत सरकार के द्वारा देखिए फिल्म निर्माताओं को ये बेसिकली पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये किसे दिया जाता है? फिल्म निर्माताओं को। तो 1988 में इनको ये बेसिकली दिया गया था अशोक कुमार को, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके अलावा 1999 में इन्हें सिनेमा में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1999 में। क्लियर है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी याद रखिएगा। इनकी कई सारी फिल्में भी है प्रसिद्ध, जैसे कि आपकी किस्मत हो गई। भारतीय सिनेमा में प्रथम जो ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी कुमार अच्युत कन्या नाम से, वो इनकी सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसके अलावा इनके बंधन में अपनी उपस्थिति, तो काफी सारी मूवीज है इनकी बेसिकली, तो आप इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी डिटेल्ड सीरीज है, इसमें हम पूरे क्वेश्चंस डिटेल में कवर करेंगे और हम आपके लिए स्पेशली टॉप 200 300 की वीडियोस वन लाइनर में लेके आएंगे, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले कवर हो जाए। और ये सीरीज डिटेल्ड है, ये चलती रहेगी आपकी, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। वो वीडियोस हम आपको सेपरेट देंगे ताकि आप एग्जाम से पहले पूरा कवर कर पाए। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य पर अपने कुल खर्च का रिक्त स्थान आवंटित किया है। और ये क्वेश्चन आपकी पटवारी के एग्जाम में एज इट इज कॉपी हुआ है। बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य पर अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया है, ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका 5.4%। यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 5.4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आंकड़े हैं ये आपका कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है सारे, तो ये आंकड़े पुराने हैं। अब हम बात करते हैं 2022 और 23 की। क्लियर है। 22-23 की अगर हम बात करें तो इस बजट में देखिए शिक्षा के लिए जो आवंटन हुआ है ये हुआ है 16.1% का, याद रखिएगा शिक्षा के लिए हुआ है ये। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य पर आपसे पूछे जाए तो स्वास्थ्य पर 2022-23 में 5.7% हुआ है, जो कि 2020-21-22 में 5.4% था। इसको बढ़ाकर 3% और इसमें 0.3% का इंक्रीज किया है। 5.7% ये अब हो चुका है। क्लियर है। इसके अलावा कृषि की अगर इसमें बात करें अपन, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में, तो इसके लिए 6.9% का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे ही चीजें यहाँ पर हैं। ग्रामीण विकास के लिए 2.9% का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में 8.9% का प्रावधान किया गया है। तो ये डेटा आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को हम दे देंगे ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, दिए गए विकल्पों में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए दिए गए विकल्प के आधार पर आपको बताना है आर्य समाज के संस्थापक और स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपका यहां से जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। और ये क्वेश्चन आपके कांस्टेबल ये पटवारी की एग्जाम है अभी रिसेंटली सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका कॉपी हुआ है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ से हम थोड़ी सी बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज था एक बेसिकली एक हिंदू धर्म के लिए, है ना, सुधार आंदोलन था, एक आंदोलन ऐसे बोला जा सकता है इसको। तो आर्य समाज सुधार आधुनिक हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छे आंदोलनों में से एक ये था। क्लियर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य था वेदों को पुनः स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज का। दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेद का नारा भी दिया था, यानी वेदों की तरफ लौटो का नारा जो दिया था ये दयानंद सरस्वती ने दिया था, बैक टू वेद। क्लियर है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था वेदों को पुनः स्थापित करना। इसके अलावा गाइस एक और चीज है यहाँ से दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा और इसके अलावा जाति प्रथा और छुआछूत ये जो कुप्रथाएं हैं इनकी आलोचना की थी।
तो याद रखिएगा थोड़ी सी चीज़ों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से अब आपके नए पैटर्न पर बन रहे हैं और इसीलिए हम आपके लिए डिटेल ये थोड़ी सी लेकर आए ताकि आप अच्छे से कवर कर पाएं, इसीलिए डिटेल बता रहे हैं। नहीं तो वन लाइनर का हमने आपसे बोला था कि वन लाइनर में करवा देंगे, बट ये डिटेल आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है और ये जान लेंगे आप तो आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत के संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है? तो निम्नलिखित में से भारत में संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति का जो श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो आपका यहां से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? ख्याल की अगर हम बात करें तो ये जो ख्याल शब्द है ये एक फारसी भाषा से लिया गया शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है विचार करना या कल्पना करना, ये बेसिकली ख्याल का अर्थ है। और इस शैली की अगर हम बात करें कि इसका उद्भव कहां से हुआ है, तो इस शैली के उद्भव का जो श्रेय दिया जाता है ये अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो को इसका श्रेय दिया जाता है उद्भव का। संगीत का जो यह रूप है कलाकारों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये लोकप्रिय है। ख्याल आपने नाम सुना होगा, काफी बार एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए ख्याल जो है इसको ख्याल या ख्याल दोनों नामों से जाना जाता है। इसमें 2 से लेकर 8 पंक्तियां बेसिकली होती हैं और लघु गीतों के रंग पटल पर यह आधारित होती है। ये ख्याल में होती है, 2 से लेकर 8 पंक्तियां यहाँ पर होती है, 2 से 8, और रंग पटल पर ये आधारित होती है। सामान्य तौर पर जो ख्याल होता है इसकी जो रचना होती है इनको बंदिश के रूप में जाना जाता है, बंदिश के रूप में इनको जाना जाता है, इनकी रचनाओं को ख्याल की। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा 15वीं जो शताब्दी थी, 15वीं सदी, इसमें सुल्तान मोहम्मद सरकी थे, ये ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक हुए थे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 15वीं सदी में ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक कौन थे, तो इनका नाम है सुल्तान मोहम्मद सरकी। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप एक एक क्वेश्चन याद रख पाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर के मंडप में कितने सजावटी स्तंभ है? ये सारे क्वेश्चंस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हम आपके आबकारी और पटवारी वाले भी क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस, बट इंपॉर्टेंट लेवल के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले कवर करवा देंगे। आप पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर के मंडप में कितने सजावटी स्तंभ है? सही जवाब रहेगा 76, आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखिए सिद्धेश्वर जो मंदिर है इसको सिद्धनाथ मंदिर भी बोला जाता है और ये बेसिकली क्वेश्चन में ही दे रखा है खंडवा में स्थित है, आपका एक जर्जर हालत में अभी वर्तमान में ये देखने को मिलता है। और ये जो मंदिर है एक चबूतरे पर बना हुआ है, हाथी की आकृति से इसको सजाया गया है और इसमें चारों तरफ जो द्वार है ये एक साथ वर्गाकार गर्भगृह इसमें देखने को मिलता है। और ये जो मंडप है ये 76 यानी 76 सजावटी स्तंभ है इसमें, जिन पर बुट्टा कोष्टक के साथ राजधानी स्थित है। तो याद रखिएगा ये बेसिकली आपका खंडवा सिद्धेश्वर मंदिर के बारे में बात की जा रही है, जिसको सिद्धनाथ मंदिर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य हर ग्रामीण घर में साल रिक्तस्थान तक नल का पानी कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। तो किस साल तक ये करेगा ये आपको बताना है, कब तक करेगा। क्लियर है? इसकी जो डेडलाइन है ये है 2024, आपका यहां से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य हर ग्रामीण घर में साल 2024 तक नल का पानी कनेक्शन सुविधा सुनिश्चित करेगा। तो ये 2023 इसकी डेडलाइन है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ी सी, तो गाइस देखिए ये जो है पीएम मोदी के द्वारा बेसिकली स्टार्ट की गई है, जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। क्लियर है? तो इसकी जो घोषणा की गई थी ये प्रधानमंत्री ने की थी, लाल किले से की थी जल जीवन मिशन की घोषणा। और तब जो है कुल 19.35 यानी 19.35 करोड़ जो ग्रामीण परिवार थे उनमें से केवल 2.23 करोड़ के पास में ही जो है ग्रामीण परिवारों घर पर नल आपूर्ति थी, यानी जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी, बाकी के पास में नहीं थी। तो ये जो जितने बचे हुए इनको 2024 तक इनकी डेडलाइन है कि इनको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा मध्य प्रदेश ने अब कहा है कि 2024 तक मध्य प्रदेश सभी घरों में यानी राज्य के हर ग्रामीण घर में 2024 तक जो नल जल है ये कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराएगा। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट लेवल का है और आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? सही जवाब आपका रहेगा यहां से 47, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में टोटल 230 सीटें हैं, है ना। इनमें से 35 जो स्थान है या 35 सीटें हैं ये आपकी एससी के लिए हैं। किसके लिए? एससी के लिए। 35 सीटें एससी के लिए हैं और 47 जो सीटें हैं ये एसटी के लिए हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए, और 35 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए। याद रखिएगा, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें से अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित जो सीटें हैं ये 84 सीटों में से 4 सीटें मध्य प्रदेश से आरक्षित हैं। कितनी? मध्य प्रदेश से आरक्षित है 4 सीटें। और ये जो 4 सीटें हैं कौन कौन सी है? एक तो आपकी भिंड की हो गई, है ना। इसके अलावा आपकी टीकमगढ़ हो गया, टीकमगढ़ के साथ साथ आपका एक उज्जैन और आपका एक देवास की सीट। तो ये जो 4 सीटें हैं ये बेसिकली यहाँ से आरक्षित है।
लोकसभा में देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो खैर यहाँ से डिटेल आपको इतना याद रखना है, 230 टोटल है, एससी की 35 है और एसटी की 47 सीटें हैं, तो ये तो आपका क्लियर हो चुका है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के बनते हैं कि ये जो है किस आर्टिकल के आधार पर ये बात यहाँ पर की गई है, तो आर्टिकल काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हर दिन एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके आर्टिकल से, क्लियर है, अनुच्छेद संविधान से, तो हम वही आपको कवर करवा दें। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 330 में देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकसभा में एंग्लो जो इंडियन होता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में मिलता है, तो ये 331 में आर्टिकल मिलता है एंग्लो इंडियन के बारे में। इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा होती है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु जो आरक्षण का प्रावधान है ये 332 अनुच्छेद में है। इसके अलावा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति के संबंधित जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 333 में है, क्लियर है, ये नंबर से हैं, आपको याद रखने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की जो समय सीमा है, संबंधित समय सीमा, ये आर्टिकल 334 में है। तो आपको 30 से लेकर 34 तक ये आप याद रखिएगा। पहला स्टार्टिंग में सबसे पहले लोकसभा के बारे में अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान, और उसके बाद में लोकसभा में एंग्लो इंडियन, नेक्स्ट है राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, और उसके बाद में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन, और लास्ट में आपका है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है, तो विश्व में सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और ये जो क्षेत्र है बेसिकली 40,000 के दायरे में रिंग ऑफ फायर नामक बेल्ट स्थित है, और इस बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा दुनिया में सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है ये प्रशांत महासागर में है, ये आप याद रखिएगा। अगर इस तरह से पूछे जाए विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में है, तो आप प्रशांत महासागर रहेगा। तो सक्रिय वर्ड भी दे रखे तो भी आपका प्रशांत महासागर ही रहेगा, याद रखिएगा। वर्तमान में अगर हम बात करें कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो देखिए वर्तमान में किलाउआ हवाई में स्थित है आपका दुनिया का सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किलाउआ हवाई में स्थित है, तो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा लखनऊ और बनारस हिंदुस्तानी संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के मुख्य घराने हैं। लखनऊ और बनारस हिंदुस्तानी संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के मुख्य घराने हैं, तो आपका सही जवाब रहेगा ठुमरी शैली के ये मुख्य घराने हैं, लखनऊ और बनारस। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठुमरी की बात करें तो ठुमरी का जो मुख्य घराना है ये लखनऊ और बनारस है, क्लियर है। ठुमरी गायन में सबसे प्रसिद्ध स्वर किसका था, इस तरह से अगर पूछे जाए तो बेगम अख्तर का था। आप आई थिंक आप सभी जानते हैं उनको, बेगम अख्तर, इनका सबसे प्रसिद्ध स्वर है ठुमरी गायन के लिए। और ये जो गायन है इसमें अपनी कर्कश आवाज और असीम तान के लिए जानी जाती है बेगम अख्तर। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि कुल कितनी शैलियां हैं, प्रचलित शैलियां, तो देखिए आपने सभी ने नाम सुना होगा ध्रुपद। ध्रुपद बेसिकली ये ध्रुपद जो है ये भोपाल में है, भोपाल के लिए जाना जाता है बेसिकली, इसको भोपाल से इसका संबंध है। इसके अलावा धमर हो गई है ना, और एक आपकी ये हो गई ठुमरी हो गई, एक ख्याल हो गई, अभी हमने कवर किया था थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन। इसके अलावा टप्पा का नाम भी आपने सुना होगा, टप्पा। इसके अलावा यहाँ पर और है तराना, तराना, सरगम, ठुमरी हो ही गए, रस सागर भी बेसिकली एक होता है। इसके अलावा चतुर्रंग, इस तरह की ये जो है हिंदुस्तानी संगीत में गायन की मुख्य 10 शैलियां हैं, उन 10 को आप याद रखिएगा क्योंकि ये जो ज्यादातर पूछी जाती है उनके बारे में एटलीस्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कालिदास निम्नलिखित में से किस शासक के नवरत्नों में से एक थे, तो कालिदास जी जो थे ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा बी ऑप्शन, कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, याद रखिएगा। कालिदास जो थे ये गुप्त राजा था, विक्रमादित्य गुप्त राजा थे विक्रमादित्य, इनके दरबारी जो रत्न थे इनमें से एक थे ये। और इन्होंने जो कविताएं लिखी थी वे मुख्यतः महाकाव्य से संबंधित थी और संस्कृत में लिखी गई थी। इनके द्वारा जो कविता लिखी थी आप सभी को पता है, वाल्मीकि गुणमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभवम, काफी ज्यादा चर्चित इनकी पुस्तकें हैं, इनकी रचनाएं हैं कालिदास जी की, जो कि सभी संस्कृत में लिखी गई थी। इसके अलावा देखिए मेघदूत की बात करें तो मेघदूत विश्व साहित्य की दृष्टि से कालिदास जी की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है। और इसके अलावा शकुंतलम जो कृति है ये भी काफी सुंदर और काफी प्रसिद्ध है इनकी, तो याद रखिएगा कुमार संभवम, शकुंतलम, मेघदूतम, तो ये कुछ इनकी, वाल्मीकाग्निमित्रम, तो ये कुछ इनकी चर्चित है जो कि एग्जाम में बनती रहती है। इसके अलावा एक और आप याद रखिएगा, देखिए चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इनके दरबार में आर्यभट्ट भी रहते थे। तो आर्यभट्ट गुप्त जो सम्राट थे, चंद्रगुप्त द्वितीय इनका नाम है, इनके दरबार में भारतीय गणितीय और भारतीय खगोल विज्ञान के शास्त्रीय जो युग था इसमें महान गणितज्ञ थे, खगोलविद की पंक्ति में प्रथम स्थान पर ये थे इनके नवरत्नों में, तो आप याद रखिएगा। और इनकी जो रचनाएं हैं आर्यभट्टी, तो आर्य सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, आर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी रचना, तो याद रखिएगा। और ये मात्र 23 साल के थे उस टाइम पर इन्होंने ये दिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके दरबार में एक तो कालिदास जी थे,
और इसके अलावा एक आर्यभट्ट जी भी थे, इनके बारे में भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता रहता है। तो आप इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो हमने बताई है ये रिकॉल चीजें रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम है रविशंकर शुक्ल। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक रहे हैं ये आप याद रखिएगा। ये बने थे 1 नवंबर को, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। और कब तक रहे थे ये? तो ये रहे थे आपके 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका नाम आप याद रखिएगा स्पेशली, 1 नवंबर से 31 दिसंबर 1956 तक ये पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, रविशंकर शुक्ल। क्लियर है? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे ये रविशंकर शुक्ल। इसके अलावा और भी है वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप सभी को पता ही है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इनका नाम है उमा भारती, उमा भारती। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले कौन थे, राज्यपाल कौन थे, तो आप सभी को उसका जो कमेंट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, चक्रव्यूह चारुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख पाया जा सकता है? और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपकी पटवारी के एग्जाम में बना है, एज इट इज क्वेश्चन पटवारी में भी पूछा गया और इसके पहले कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन बना था, क्योंकि कांस्टेबल के क्वेश्चन से हम कवर कर रहे हैं। तो चक्रव्यूह चारुआ मंदिर परिसर के अंदर जो शिलालेख पाया जा सकता है ये आपका मोहाली जो लिपि है बेसिकली इसका शिलालेख पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। और आपको हो सकता है मोड़ी मिले उसमें, मोड़ी लिपि का, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये दोनों मोड़ी और मोहाली दोनों एक ही है, तो आप देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपसे आगे से क्वेश्चन बने तो आपको मोहाली मिले तो ये आपको क्लिक करना है, मोड़ी मिले तो ये क्लिक करना है, दोनों एक ही है। जहां तक हमें डिटेल पता है इसके बारे में, हमने थोड़ी सी रिसर्च की, हमें यहाँ पर कुछ जानकारी इसके बारे में मिल पाई है, ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल कहीं भी उल्लेखित नहीं है। क्लियर है? आइए अब हम थोड़ी सी डिटेल कवर करें। तो देखिए चक्रव्यूह जो चारुआ मंदिर है ये बेसिकली दमोह में है। पहली तो बात तो ये आपकी ये क्लियर करनी चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर है, और इसके अलावा ये इसको चारुआ का नाम से पहले जाना जाता था, चारुआ, चक्रव्यूह नहीं, पहले चारुआ के नाम से जाना जाता था। ये चारुआ अपने व्यावसायिक और सामरिक महत्व के कारण दिल्ली और बुरहानपुर के बीच में पुराने जो राजमार्ग था यहाँ पर बेसिकली ये स्थित है। और 4 बाबरी के उपलब्ध जो माहौली लिपि के जो शिलालेख है इससे पता चलता है कि ये जो गांव है पहले चंदरवा के नाम से जाना जाता था और बाद में चारुआ के नाम से ये जाना जाने लगा। तो बेसिकली इसका जो संबंध रहा है ये 10वीं और 11वीं शताब्दी से रहा है, 11वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग। और यहीं पर एक गुप्तेश्वर महादेव करके एक मंदिर था गुना क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो आप देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको क्या क्या क्लिक करना है इसमें, दमोह या चक्रव्यूह चारुआ, मोड़ी लिपि या मोहाली, दोनों में से आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश की रिक्त स्थान से अधिक आबादी गरीबी रेखा में रहती है। सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा आपका 1/3, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या रहेगा? 1/3, यानी कि आपकी 1/3 जो आबादी है ये गरीबी, 1/3 से अधिक आबादी गरीबी में रहती है। तो ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी पटवारी में सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश की 1/3 से अधिक आबादी गरीबी में रहती है। क्लियर है? और देखिए ये बेसिकली 2021 की एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है। क्लियर है? नीति आयोग का मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है ये, तो इसको आप याद रखिएगा। थोड़ी सी हम और चीजें कवर करवा दें। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी राज्य में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश 4थे नंबर पर इसमें रहा है। कौन से? 4थे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है, 4 नंबर मिला है, 4थे नंबर मिला है इसको। पहले नंबर पर इसमें बिहार है, पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर बात करें, दूसरे पर बात करें झारखंड है, झारखंड। तीसरे पर इसमें जो नंबर आता है ये उत्तर प्रदेश का आता है। क्लियर है? तो आप ये याद रखिएगा। और देश के सबसे गरीब राज्यों में ये शामिल है बेसिकली, कौन सा? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जो कि 4थे नंबर पर है। और सूचकांक के अनुसार अगर हम देखें इसके, तो मध्य प्रदेश की करीबन 37% जो आबादी है ये गरीब है, यानी कि प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ जो लोग हैं ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो और नीति आयोग का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया और इसके मुताबिक गरीबी के मामले में जो 5 टॉप राज्य हैं ये आपको बता दिया हमने, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हुआ है आपका पटवारी के एग्जाम में, तो हम ये बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बताने के लिए कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है, कॉपी हुआ है, क्योंकि आप सभी ने एग्जाम दिया है, आप सभी ने रिव्यू भी देखा है, हमारा एनालिसिस भी आप सभी को पता है ऑलरेडी। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? सही जवाब रहेगा यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा।
ये वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें गाइस कुछ और जैसे कि गोपाल भार्गव की, तो गोपाल भार्गव वर्तमान में लोक निर्माण विभाग और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हैं। इसके अलावा कमलनाथ जी क्या है, तो कमलनाथ जी अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं,